गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। चैप्टर है बैंकिंग, और बैंकिंग के चैप्टर में मैंने आप लोगों को बैंक्स का मीनिंग बताया कि कमर्शियल बैंक का क्या मीनिंग है, और व्यावसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक दोनों का। मैंने आपको केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य भी बताए थे, फंक्शंस भी बताए थे, जिनमें से आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। जिनमें से हमने किया था कि केंद्रीय बैंक नोट कैसे इशू करता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी आखिरी दरवाजा है केंद्रीय बैंक सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए। आज का जो फंक्शन है केंद्रीय बैंक का, सेंट्रल बैंक का, स्टार्ट करते। तो आज की क्लास चैप्टर है बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये है आज की पहली स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन, और यहाँ पर ये मैं 1 करती हूँ, इसका मतलब फर्स्ट स्क्रीन है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, अपने मोबाइल को रोटेट करके तब देखिएगा तो दिखाई देगा। मैं करवा रही हूँ फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य, और इसमें से आज मैं करवा रही हूं केंद्रीय बैंक का थर्ड फंक्शन, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। सभी लोगों को जब पढ़ना है तो अपनी बुक सामने रखनी है ताकि आप उस चीज को जल्दी समझ सके। सुनिए, सरकार का बैंक या बैंकर ऑफ गवर्नमेंट क्या है। जैसे एक आम पब्लिक के साथ व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है कि हम अपना पैसा जब मर्जी चाहे कमर्शियल बैंक में जमा करा सकते हैं, जब मर्जी चाहे निकलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सरकार अपना एक्स्ट्रा पैसा जो उसके पास ज्यादा पड़ा हुआ है उसे जब मर्जी चाहे वो जमा करवा सकती है सेंट्रल बैंक के पास और निकलवा सकती है। सरकार को अगर ऐसा लगता है कि उसे लोन की जरूरत है, खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए, आप जानते हैं सरकार के खर्चे बहुत हैं, तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार को लोन लेना है। आप सरकार को लोन लेना है तो किससे लेगी? वो आप कमर्शियल बैंक से नहीं लेगी, व्यवसायिक बैंक से लोन नहीं लेगी, वो किससे लेगी? वो लेगी केंद्रीय बैंक से। तो क्या क्या होता है बैंकर ऑफ गवर्नमेंट में, वो आप देखें। ये पॉइंट सबसे पहले, सरकार अतिरिक्त पैसा जमा कराती है किसके पास? केंद्रीय बैंक के पास। एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स आर टू बी केप्ट विद सेंट्रल बैंक, और हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला काम तो ये करती है कि ये करता है सेंट्रल बैंक सरकार के लिए। दूसरा काम क्या है? सरकार ऋण लेती है। गवर्नमेंट टेक्स लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। बेटा आरबीआई वर्ड यूज मत करना, सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक वर्ड यूज करना, क्योंकि ये मैक्रो पढ़ रहे, इंडियन इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे कि इंडिया के बारे में ये सिर्फ बात करें, इन जनरल बात करनी है, इसलिए आप ये दिखाएंगे। इसके अलावा सरकार प्रतिभूतियां बेचती है। अब ये प्रतिभूतियां क्या होती हैं? सरकार की अपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जैसे इंडेन गैस आपके पास गैस आती है, जैसे भारत, जैसे HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जैसे मेट्रो। इस तरह से सरकार की बहुत सारी कंपनीज हैं। तो जो सरकारी कंपनियां हैं, मेट्रो दिल्ली की है DMRC, लेकिन केंद्र सरकार की कंपनियों की बात कर रही हूँ, जो केंद्र सरकार की कंपनियां हैं, और नाम ले दूं ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन,
तो इस तरह की जो कंपनियां हैं सरकार की, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रतिभूतियां बेचती हैं। प्रतिभूतियां मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स कहते हैं इनको। तो जब ये प्रतिभूतियां बेचती है सरकार, तो इसके कौन बिकवाता है इन प्रतिभूतियों को? एक्चुअली प्रतिभूतियां क्या होती है वो भी देख लो। वैसे कॉमर्स के स्टूडेंट को पता है शेयर्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, इसे पैसे की जरूरत है, तो ये क्या करती है, ये कंपनी आम पब्लिक को शेयर बेचती है। कागज के टुकड़े होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, मतलब कागज के टुकड़े के बदले में। एफडी के पेपर देखे होंगे कुछ वैसे ही, जिसपे लिखा होता है ये शेयर 10 का है, 20 का है, 100 का है, और वो शेयर देती है और उसके बदले में क्या ले लेती है? पैसा ले लेती है। पैसा ही ले दिया, देखो मैंने पैसा, पब्लिक एरो देख लो, पब्लिक से पैसा आया कंपनी के पास, कंपनी से शेयर गए पब्लिक के पास। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि इस शेयर से, कागज के टुकड़े से पब्लिक को क्या फायदा है। पब्लिक को जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है, मुनाफा कमाती है, तो उसके बदले उस मुनाफे का, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो देती है अपने शेयर होल्डर को। पब्लिक को क्या बोलेंगे आप? जो शेयर खरीद ले वो कौन हो गया? शेयर होल्डर हो गया। तो शेयर होल्डर हो गया। अब क्या देती है? शेयर बेचा और पैसा लिया, मतलब एक तरह से हिस्सेदार बना लिया पब्लिक को, कंपनी में पार्टनर बना लिया, और उसके बदले में दिया प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में लाभांश, और शेयर को हिंदी में प्रतिभूतियां भी कह सकते हो आप, वैसे अंश कहते हैं इसको, प्रतिभूतियां या अंश ये भी कहा जाता है। तो सरकारी कंपनियों को जब अपने शेयर्स बेचने हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पब्लिक को पार्टनर बनाना है अपने बिजनेस में ताकि वो भी पैसा लगाए, तो किसके जरिए बेचती है? सेंट्रल बैंक के जरिए बेचती है। तो ये भी एक काम है। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगले पेज पर स्टार्ट कर सकूं। अब देखो, इसको आपने लिखा है तो मैंने आपको अलग से समझाया, ये सिर्फ आपके लिए। इसको नोट करोगे ना तो टॉप ऑफ द रजिस्टर पे नोट करना, ठीक है। ये तो मीनिंग समझाया, पर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सरकार की कंपनियों की प्रतिभूतियां बेची जाती है, प्रतिभूतियां बिकवाता है कौन? सेंट्रल बैंक। सेल या सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दोनों मीडियम्स के लिए लिख रही हूं मैं, टू द पब्लिक। सिक्योरिटी प्रतिभूतियों को इंग्लिश में कहते हैं। ये भी काम है किसका? सेंट्रल बैंक का, एज गवर्नमेंट बैंक। नेक्स्ट एक वर्क और करता है, लोन लेने में तो करता ही, मैंने बताया। इसके अलावा सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, सरकार के एजेंट के रूप में। अब सरकार के एजेंट के रूप में कैसे काम करता है? जैसे सरकार को टैक्स कलेक्ट करना है तो वो कह देती है केंद्रीय बैंक को तुम कर लेना मेरे बदले। जैसे सरकार को फॉरेन कंट्रीज से कुछ पेमेंट लेनी, उधार दिया था वापस लेना है, कौन लेगा? सेंट्रल बैंक। जैसे सरकार को बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है तो पैसा भिजवाना है राज्य सरकारों को, तो कौन करेगा? कौन पैसा भिजवाएगा? सेंट्रल बैंक। यानी सरकार के एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक वर्क करता है, तो वर्क एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे टैक्स कलेक्ट कराता है, लोन गिव करता है, टेक करता है, फॉरेन हेल्प रिसीव करता है, ये कुछ एजेंट के रूप में काम करता है सेंट्रल बैंक। ये हमारी सेकंड स्क्रीन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो मैंने बताया
कि सेंट्रल बैंक सरकार के बैंक के रूप में कैसे काम करता है, क्या फंक्शन प्ले करता है। आप जब लिखेंगे तो जो पॉइंट्स मैंने बताए पॉइंट में बनाकर लिखिएगा इस मेन हेडिंग के अंडर में। याद रखना आंसर पैराग्राफ में नहीं देना। अब मैं करवा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि ना कि इस चैप्टर में बल्कि एक और चैप्टर है, बल्कि एक और चैप्टर है हमारे पास, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उस चैप्टर में भी काम आएगा। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो अब मैं करवाने जा रही हूँ। सेंट्रल बैंक का 4th फंक्शन कराने जा रही हूँ, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। साख का नियंत्रक। क्या है साख? साख का मतलब उधार, पैसा। वैसे साख मतलब उधार होता है, पर यहाँ पर आप मुद्रा वर्ड भी यूज कर सकते हो, मुद्रा का नियंत्रक भी कर सकते हो, और इंग्लिश में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्या है ये कॉन्सेप्ट? इसे समझाने के लिए पहले बेसिक समझिए। देखिए, मुद्रा की पूर्ति किसी भी देश में कैसे बढ़ती या घटती है, मैं उसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं, जरा समझिए। हमारे पास 3 लोग हैं। कौन से 3 लोग हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और पब्लिक, यानी हम लोग। कमर्शियल बैंक को व्यावसायिक बैंक कहते हैं हिंदी में, और सेंट्रल बैंक आप जानते हैं केंद्रीय बैंक है। अब मान लीजिए पब्लिक और कमर्शियल बैंक का रिश्ता कैसा होता है, जरा देखिए। पब्लिक डिपॉजिट करवाती है, अपना पैसा जमा करवाती है कमर्शियल बैंक के पास, और उसी पैसे में से कुछ हिस्सा रखकर व्यवसायिक बैंक पब्लिक को ही लोन दे देता है। यानी किसी ने जमा कराया, किसी ने लोन ले लिया, ऐसा कंसेप्ट रहता है किसके बीच में? व्यवसायिक बैंक और पब्लिक के बीच में। इसी को कहते हैं साख का निर्माण, क्रेडिट का क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, साख का निर्माण करना। अब इसमें सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक का रोल ये है कि सेंट्रल बैंक कभी कभी कुछ ऐसे तरीके अपनाता है, कुछ ऐसे टूल्स अपनाता है, जिससे ये जो लोन लेना और देना है बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। कभी कभी जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक से भी लोन लेता है। मान लो डिपॉजिट आया कम और लोन ज्यादा देना चाहता है कमर्शियल बैंक, कमाई नहीं है ना, लोन देगा तभी ब्याज मिलेगा, तभी कोई व्यवसायिक बैंक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो क्या करता है वो, सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, इस लोन को आगे पब्लिक को देता है। अब किस तरीके, अगर मान लो ये लोन मोर लेगा, मोर मतलब ज्यादा, ठीक है, ज्यादा लोन अगर यहां से यहां जाएगा तो ज्यादा ही लोन यहां जाएगा पब्लिक के पास। अगर मान लो ये लेस लोन देगा तो यहां पब्लिक के पास भी क्या जाएगा? लेस लोन। आपको पता है अगर पब्लिक ज्यादा उधार लेती है, ज्यादा लोन लेती है, तो क्या होगा? क्रय शक्ति बढ़ जाएगी पब्लिक की, पैसा आ जाएगा ना हाथ में, क्रय शक्ति इंक्रीज का साइन देखो, इंग्लिश में कहते हैं परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत। खरीदने की ताकत बढ़ जाती है ज्यादा लोन लेने से, और अगर कम लोन लिया तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। यहां पर क्या होगा? क्रय शक्ति कम। यानी लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने और घटाने में, परचेजिंग पावर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक। ये चाहे तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ा सकता है, चाहे तो मुद्रा की पूर्ति कम कर सकता है। कैसे? उसके तरीके अब आप सीखोगे। इसी को कहते हैं सेंट्रल बैंक का काम एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, एज साख का नियंत्रण। अब आप हैरान हो जाओगे देखना कि कौन कौन से तरीके अपनाता है केंद्रीय बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। अब आप देखिए कैसे काम करता है एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट सेंट्रल बैंक, साख का नियंत्रक।
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इसमें दो तरीके से काम करता है। पहला होता है इसमें क्वांटिटेटिव मेजर, दो तरीके हैं मेजर्स, मात्रात्मक उपाय, और दूसरे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, गुणात्मक उपाय। क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, दो मेजर्स हमारे पास हैं। क्या कौन कौन से क्वांटिटेटिव है, पहले नाम पढ़ लो, फिर एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट, बैंक दर, बुक सामने रखो। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, नीचे लिख रही हूं इसके, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में मैंने CRR लिखा है। देन SLR, CRR को कहते हैं नगद रिजर्व अनुपात हिंदी में, इंग्लिश में कैश रिजर्व रेशो, नगद रिजर्व अनुपात। और SLR को सावधिक, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, संवैधानिक तरलता अनुपात, ये है SLR। कितने हो गए जरा देखिए पॉइंट इसके, 1 2 3 4 5 खत्म नहीं हुए हैं, ये तो बाद में बता दूंगी, बोर्ड खत्म हो गया है। और इसमें और भी है, ये यहां से घुमाया, ठीक है, यहां देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 बता रही हूं मैं, और पॉइंट नंबर 6 है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 6। 6 पॉइंट है क्वांटिटेटिव मेजर में, जिन्हें एक एक करके पढ़ना है। क्वालिटेटिव मेजर में आपको पढ़ाऊंगी मैं 2 पॉइंट। फर्स्ट है सीमांत अनिवार्यताएं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और सेकंड है नैतिक, इसको छोड़ दो, बस एक ही बहुत है, ये ही हमारे पेपर में भी आता है, सीमांत अनिवार्यता है, ये गुणात्मक उपाय में एक है। तो ये आपका मैंने भी सिर्फ नाम बताए कि कौन कौन सी तरह के टूल्स अपनाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए, साख को नियंत्रण के लिए। पता है इसको क्या कहते हैं? साख का नियंत्रण तो है ही, इसको आप मौद्रिक नीति भी कहते हैं। एक चैप्टर आएगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण, मैक्रो में आएगा आगे, उस
उस चैप्टर में सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम, लेकिन वहां इसका नाम है मौद्रिक नीति। तो वहां पर आप रिपीट नहीं करेंगे, यही पढ़ेंगे सेम चीज, बस नाम बदल के। यहाँ 7 का नियंत्रक है, केंद्रीय बैंक का काम, वहां क्या है, मौद्रिक नीति है। मैं बता रही हूं कि किस तरीके से 7 का नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। 7 मतलब क्रेडिट कार्ड, लोगों के पास ताकि क्रय शक्ति बढ़ाना भी चाहता है और कम भी, तो दोनों तरीके से अलग अलग बिहेव करता है। कैसे? मैं बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर तीनों को इकट्ठा समझा रही हूं। देखिए जरा, बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। पहले बात करती हूं बैंक दर क्या होती है। जब केंद्रीय बैंक, बुक में से डेफिनेशन लेनी है आपको, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूं। जब केंद्रीय बैंक किसको, व्यावसायिक बैंक को लोन देता है, एरो देख रहे हो, केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक को लोन दे रहा है। अगर ये लोन, ध्यान से देखो, अगर ये लोन लॉन्ग पीरियड के लिए, दीर्घ काल के लिए, तो जो ब्याज व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक को देगा, जो ब्याज देगा व्यवसायिक, एरो देखा करो, व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक को, उसे कहेंगे रेपो दर, सॉरी बैंक दर। यानी केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक इज गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक for a long period, and on that long period loan, commercial bank is paying back interest to central bank. That interest, if it is for a long period loan, that interest is called bank rate. Central bank क्या करता है, लोन देता है लंबे समय के लिए और दीर्घकालीन अवधि के लिए, और उसके बदले में क्या मिलता है, ब्याज। केंद्रीय बैंक ने व्यावसायिक बैंक को लॉन्ग पीरियड के लिए लोन दिया, इसके बदले में ब्याज मिला, वो ब्याज कहलाता है बैंक दर। लेकिन अगर ये लोन लॉन्ग पीरियड की जगह हो जाए शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय, शॉर्ट पीरियड क्या होता है, 1 साल, 1 साल के लिए, उससे कम के लिए, अगर ये लोन 1 साल के लिए लिया जाता है, तो उसके बदले में जो ब्याज दिया जाएगा उसे कहते हैं रेपो दर। है दोनों ब्याज ही, लॉन्ग पीरियड के लोन पे ब्याज दिया गया बैंक दर, शॉर्ट पीरियड के लोन पर ब्याज दिया गया रेपो दर। तो ये तो मैंने मीनिंग बताया। अब ये वर्क कैसे करते हैं, दोनों कैसे काम करते हैं मुद्रा का नियंत्रण बढ़ाने के लिए या बढ़ाने घटाने के लिए। तो देखिए जरा, मैं अब आपको तकनीक बताती हूँ। क्या तकनीक है? सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए लोन या लॉन्ग पीरियड के लिए, किसको किसको लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक को, व्यावसायिक बैंक को, ठीक। और कमर्शियल बैंक क्या दे रहा है, ब्याज। अब उस ब्याज को आप बैंक दर बोलो, लॉन्ग पीरियड के लिए है, या रेपो दर बोलो, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक। मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो लोन दे रहा है उस पे ब्याज ले रहा है 5%, लेट 5%। अब आगे कमर्शियल बैंक लोन देगा किसे, पब्लिक को, और पब्लिक से क्या लेगा, ब्याज। अब देखो, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक ही, कमर्शियल बैंक लिया, एसबीआई मान लो, तीन पार्टीज हो गई, एक सेंट्रल बैंक हो गया, ठीक है, एक कमर्शियल बैंक हो गया और एक पब्लिक हो गई। अब सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को 5% बैंक दर या रेपो दर पर लोन दिया। आगे कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को थोड़ा ज्यादा लेगी, पब्लिक से, ये व्यावसायिक बैंक 7% ब्याज पर लोन दिया। क्यों? ताकि बीच में 2% अपना बचा सके। ये बचत है, किसकी कमाई है, किसकी, कमर्शियल बैंक की। इसको इंग्लिश में स्प्रेड कहते हैं।
हिंदी में आप कमाई या बचत कह सकते हो, किसकी? व्यावसायिक बैंक की। अब आप सोच के देखो, अब सुनना जरा, मान लो सेंट्रल बैंक चाहता है कि लोग लोन ज्यादा से ज्यादा लें, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना चाहता है, मार्केट में क्रय शक्ति बढ़ाना चाहता है, जैसे कि कोविड काल में सेंट्रल बैंक ऐसा चाहता है कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, वो व्यापार में पैसा लगाए, ज्यादा उत्पादन करे, काम मिले लोगों को, तो चाहता है मुद्रा की पूर्ति बढ़े। तो क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक को ये जो 5% की दर है इसे घटा देना चाहिए। मान लीजिए ये सेंट्रल बैंक 3% कर देता है, जो ब्याज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को दे रहा है 5 से घटकर क्या हो गया? 3%। अगर व्यावसायिक बैंक को 3% ब्याज देना पड़ा तो व्यावसायिक बैंक आगे अपने कस्टमर को भी कम पे लोन देगा। तो कस्टमर को कहता है कि तुम ऐसा करो 5% पर मुझसे लोन ले लो। ब्याज कितना हो गया? ब्याज दर 5%, 5% हो गया। तो आप सोचो इसकी बचत तो ही 2% है, इसको कोई घाटा नहीं हो रहा, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? आम पब्लिक को। आम पब्लिक को देखो पहले 7% पे मिल रहा था, अब 5% पे मिल रहा है। कितना फायदा है? तो आम पब्लिक क्या करेगी? मुद्रा ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी, मार्केट के अंदर लोन ज्यादा आएगा, यानी कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। या आप कह लीजिए, मुद्रा नहीं बोलना चाहिए मुझे, साख की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो अगर सेंट्रल बैंक चाहता है साख की पूर्ति बढ़ जाए तो बैंक दर को, रेपो दर को घटा देता है। और आप सोच के देखिए घर बैठे बैठे कि अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि नहीं भाई बहुत महंगाई हो रही है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, क्रय शक्ति बहुत ज्यादा है, मुद्रा की पूर्ति कम करनी पड़ेगी ताकि लोग कम डिमांड करें। कम डिमांड करेंगे तो मार्केट के अंदर कीमतें कम होती हैं, डिमांड से कीमतें बढ़ती है ना। तो अगर महंगाई ज्यादा है उसे कम करना है, मुद्रा की पूर्ति कम करनी है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? क्या गेम खेलेगा? सेंट्रल बैंक इस बैंक दर को बढ़ा देगा। सोच के देखो, बढ़ा के कितना कर देगा? मान लो पहले 5% था, बढ़ा के कर दिया 7%। और अगर ये बढ़ाएगा तो व्यावसायिक बैंक को महंगा लगेगा लोन कि अच्छा मुझे 7% देना पड़ रहा है सेंट्रल बैंक को, यार मैं तो अपनी पब्लिक से ज्यादा लूंगा। तो सेंट्रल बैंक विल चार्ज मोर, कमर्शियल बैंक ज्यादा लेगा पब्लिक से। लेट वो 9% ले रहा है पब्लिक से, पब्लिक को लेगा 9% ब्याज देना पड़ रहा है 1 साल का, ना हम लोन नहीं लेंगे। तो पब्लिक क्या करेगी? लोन कम लेगी। मार्केट में साख क्या हो जाएगी? पूर्ति क्या हो जाएगी? मुद्रा की कम, क्रय शक्ति कम। तो मतलब अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो क्रय शक्ति को लोगों की जब चाहे बढ़ा सकता है, जब चाहे घटा सकता है, विद द हेल्प ऑफ बैंक रेट एंड रेपो रेट। दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, बस मीनिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड का। अभी आपको रिवर्स रेपो रेट भी क्लियर कर देंगे। स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है वो आप यहां देखिएगा, दोबारा से क्लियर कर रही हूं मैं। तीनों का मीनिंग आपको लिखना है जरूर। सेंट्रल बैंक के पास जो व्यवसायिक बैंक है यानी कि कमर्शियल बैंक, वो अपनी अतिरिक्त जमा करवाते हैं, अतिरिक्त पैसा जमा करवाते हैं। जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट जैसे हम कराते हैं अपने बैंक में, ऐसे व्यवसायिक बैंक कराते हैं सेंट्रल बैंक में। अगर उनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देते हैं। तो व्यवसायिक बैंक सेंट्रल बैंक के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा जमा कराते हैं, तो इसके बदले में सेंट्रल बैंक उन्हें ब्याज देता है। वो देखो सेंट्रल बैंक इस बार ब्याज दे रहा है और इस ब्याज को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो दर। बात एक ही हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले। सोचिए अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि व्यवसायिक बैंक लोगों को कम लोन दे, मुद्रा की पूर्ति कम हो, तो देखो क्या करेगा? मुद्रा की पूर्ति घटाने के लिए, कम करने के लिए क्या करेगा? सेंट्रल बैंक बड़ा चालाक है,
सेंट्रल बैंक रेपो दर बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही रेपो दर बढ़ेगी वैसे व्यवसायिक बैंक सोचेंगे अच्छा ज्यादा ब्याज दे रहे हैं सेंट्रल बैंक हमको, हम तो अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा करा देते, लोगों को उधार कम देंगे। यानी लालच आ गया ना व्यवसायिक बैंक को, उन्होंने क्या किया, अपना पैसा जमा करा दिया किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। अब जब रेपो दर बढ़ी तो व्यवसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, मैं दोनों मीडियम्स में बोलती हूँ, कभी लिख देती हूँ, व्यवसायिक बैंक मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे टू सेंट्रल बैंक, ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल बैंक के पास इधर उनका पैसा चला जाएगा। जब उनका पैसा ज्यादा कहां चला गया, सेंट्रल बैंक के पास, तो क्या होगा, लोगों को देने के लिए, लोग इज वर्ड नॉट विद द पब्लिक, पब्लिक जनता, पब्लिक को देने के लिए कम रिजर्व बचेगा। Less deposit are left with the commercial bank to give loan to the public। भैया 100 रुपया है, 100 में से मान लो इन्होंने 50 सेंट्रल बैंक के पास जमा करा दिया, क्यों, ये लालच था ना, रेपो दर ज्यादा मिल रही थी, तो बचा 50 में से कुछ अपने पास भी रखते हैं, सारा तो लोग देते नहीं है, मान लीजिए 50 में से 20 अपने पास रख दिया, तो आगे पब्लिक को देने के लिए कितना बचा, 30, कम बचा। तो सोचिए पब्लिक को देने के लिए कम बचा तो मुद्रा की पूर्ति मार्केट में कम हो गई ना, क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो यही तो चाहता था मुद्रा की पूर्ति घटाना। अब इसका रिवर्स तुम सोचोगे, बोलना मत, सोचना कि अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस रेपो रेट को क्या कर देगा, कम। रेपो रेट कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा, अच्छा कम ब्याज मिल रहा है, किससे, मुझे केंद्रीय बैंक से, नहीं केंद्रीय बैंक के पास जमा नहीं कराता, मैं तो पब्लिक को दे दूंगा लोन, है ना, लालची तो देखो सब है, काम है उनका। तो क्या करेगा, व्यवसायिक बैंक कम जमा कराएगा सेंट्रल बैंक के पास, जब कम जमा कराएगा तो पब्लिक को देने के लिए ज्यादा रिजर्व बचेगा, ज्यादा रिजर्व बचेगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा लोन आएगा, ज्यादा लोन यानी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। कितनी सीधी सादी लैंग्वेज में बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ मुद्रा की पूर्ति कैसे बढ़ या घट सकती है, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। तब ऐसे थोड़ी कहते हैं सारे बैंकों का बाप है, पूरी कंट्री के फाइनेंस को कैसे कंट्रोल करता है वो आप देख रहे हो। ये थे आपके 3 रेट, बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इससे किस तरह से क्रेडिट इंक्रीज या डिक्रीज होता है पूरी कंट्री में, कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से साख पर नियंत्रण रखता है इसमें, और हम पढ़ रहे हैं मात्रात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और उसी में हमारा नेक्स्ट जो उपाय है, थर्ड जो मेजर है, फोर्थ मेजर जो है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशो, नगद रिजर्व या नगद कोष अनुपात कहते हैं, मैंने पहले वाली स्क्रीन में बताया था आपको। तो देखिए जरा क्या है कैश रिजर्व रेशो, नगद रिजर्व अनुपात, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको एक कॉन्सेप्चुअल बेस में करा रही हूं। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक यानी कि व्यवसायिक बैंक, इन दोनों के बीच में कहानी चल रही है। सेंट्रल बैंक व्यवसायिक बैंक को क्या कहता है कि आपके पास जितनी भी जमा आएगी, लोग जो जमा कराएंगे, नगद पैसा जो भी आएगा वो सारा का सारा आप लोग नहीं देंगे, उसका कुछ परसेंट आप मेरे पास डिपॉजिट करवाएंगे। दिस इज रूल कि जितना भी कमर्शियल बैंक के पास लोग पब्लिक पैसा जमा कराती है उसका कुछ परसेंट कितना वो बताता है कौन, सेंट्रल बैंक।
वो कुछ परसेंट आप सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं व्यवसायिक बैंक को, ये बोलता है सेंट्रल बैंक। तो मान लो नकद जमा यानी कैश डिपॉजिट सपोज 100 रुपए, मान लो किसके पास, व्यवसायिक बैंक के पास, ठीक। ये 100 में से कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएंगे। मान लो वो परसेंटेज है 5%, CRR 5%, तो 100 में से 5 रुपये आ गया सेंट्रल बैंक के पास। अब व्यवसायिक बैंक ने 100 में से 5 तो वहां चला गया, कितना बचा, 95। ये 95 में से वो लोन देगा पब्लिक को। अब सोचिए सेंट्रल बैंक चाहता है कि पब्लिक को कम लोन मिले। अगर सेंट्रल बैंक ऐसा चाहता है कि नहीं, क्यों चाहता है सेंट्रल बैंक ऐसा वो बताऊंगी बाद में, लेकिन महंगाई कम करने के लिए ज्यादा था, ठीक है, कि सेंट्रल बैंक चाहता है लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाए, ये लोग बहुत खरीद रहे हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही है। तो अगर ऐसा चाहता है तो क्या करेगा, टू रिड्यूस क्रेडिट, यानी साख की पूर्ति कम करने के लिए बहुत चालाकी से सेंट्रल बैंक इस CRR को बढ़ा देता है। अगर ये है तो CRR इंक्रीज कर दी जाती है। अब देखो जहां 5% जमा कराना था, अगर मान लीजिए सेंट्रल बैंक बोलता है कि नहीं भाई 20% जमा कराना पड़ेगा तुम्हें, तो मानना पड़ेगा व्यवसायिक बैंक को, ही इज द पापा की बात तो माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक कहता है व्यवसायिक बैंक को कि नहीं भाई 20% जमा कराना पड़ेगा तुम्हें, तो सोचिए अगर इसके पास 100 रुपए हैं, 100 में से अगर 20% यानी कि 20 रुपया जमा कराया तो क्या होगा, यहाँ 80 बचेगा। 100 में से 20 जमा करा दिया उसने, यहाँ बचा 80, कम बचा ना। तो देखो अगर CRR बढ़ा तो व्यवसायिक बैंकों के पास ऋण देने का रिजर्व कम हो जाएगा। कम का साइन मैंने घटा दिया, यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो लोन एबल फंड कम हो जाएंगे। लोन देने के लिए जो पैसा है वो कम हो जाएगा। लोन कम जाएगा लोगों के पास, तो लोन कम जाएगा, क्योंकि देखो ना पहले 95 जाना था, अब 80 जाएगा। अगर 20 रुपया यहाँ चला गया, अगर ऐसा है तो मुद्रा की या क्रेडिट की पूर्ति कम हो जाएगी, लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, खरीदने की ताकत कम हो जाएगी। कितनी चालाकी से लोगों की क्रय शक्ति को कम कर दिया, आप सोच भी नहीं सकते सेंट्रल बैंक ने। और अगर टू इंक्रीज हो क्रेडिट, मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी हो तो क्या होगा, CRR घटा देगा। क्या ऐसा करो जी 100 रुपया आपके पास, मेरे पास 1 रुपया जमा कराओ, 1%, ठीक है, कितने बच गए, 1 रुपया गया तो 99। अरे वाह, पहले 95 उधार दे रहा था, अब 99 दे सकता है। तो टू इंक्रीज क्रेडिट, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए एरो पे ध्यान देना, CRR घट गया तो लोन देने लायक फंड, पैसा, लोनेबल फंड विद कमर्शियल बैंक बढ़ गए, तो मोर लोन टू पब्लिक, पब्लिक के पास ज्यादा लोन गया, तो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी मार्केट में। तो देखिए कितनी आसानी से इस CRR के जरिए सेंट्रल बैंक ने मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा या घटा दिया। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात। क्या है संवैधानिक तरलता अनुपात, तो समझो उसको। ये भी एक तरह का अनुपात है, एक डिपॉजिट है जो कि सेंट्रल बैंक को बोलता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। देखिएगा कि
कमर्शियल बैंक के पास, व्यवसायिक बैंक के पास जो भी जमा आती है, लोग जो भी जमा डिपॉजिट कराते हैं, सारा का सारा लोन नहीं देता। कुछ परसेंटेज तो सेंट्रल बैंक के पास जमा करा दिया जाता है और कुछ परसेंटेज अपने पास रखता है व्यवसायिक बैंक। सारा लोन नहीं देता, अपने पास क्यों रखता है? मान लो इसके पास 100 रुपए की जमा है, 100 रुपीज की। इस 100 में से मान लो इसने CRR दे दिया 5 रुपए, अब बाकी बचे 95। बेटा अभी तो मैंने बताया था 95 लोन दे देते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। इस 95 में से भी कुछ पैसा रखता है व्यवसायिक बैंक अपने पास कि अगर लोग अपना पैसा निकालने आ गए बैंक से तो मैं क्या बोलूंगा कि सॉरी, सारा पैसा तो उधार दे दिया। कभी ऐसा नहीं होता। तो ये रोल है व्यवसायिक बैंक का, ये रूल है व्यवसायिक बैंक का कि व्यवसायिक बैंक जितना पैसा उसके पास जमा होता है सारा लोन नहीं देता, कुछ तो CRR के रूप में कमर्शियल सेंट्रल बैंक को जमा करा देता है, बाकी कुछ जो पैसा बचा होता है उसमें से अपने पास कुछ परसेंटेज कैश में रखता है ताकि पब्लिक अगर अपना पैसा वापस मांगने आए तो इस रिजर्व में से उन्हें दिया जा सके। ये हर बैंक अपने हिसाब से रखता है क्योंकि हर बैंक को ये अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि पब्लिक कितना परसेंट वापस आने लगेगी, मांगेगी। ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। किसी ब्रांच में ज्यादा पैसा लोग निकलवाने आते हैं, किसी ब्रांच में लोग कहते पड़ा रहे पैसा, तो ये मैनेजर देखता है अपने एक्सपीरियंस से। तो जितना पैसा डिपॉजिट का अपने पास जमा के रूप में रखता है व्यवसायिक बैंक, दैट डिपॉजिट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक नगद या तरलता अनुपात। ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, व्यवसायिक बैंक डिसाइड नहीं करता, ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। तो मान लीजिए SLR 20% डिसाइड किया, ये 5% था, ये 20%, 100 में से 25 में से खत्म हो गया। अब कितने बचे? 75 रुपीज का आगे लोन दिया जाएगा, 75 रुपीज का। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे कि क्या करेगा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, कोई बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि क्या करेगा सेंट्रल बैंक अगर उसे मुद्रा की पूर्ति कम करने का मन है। वो चाहता है कि इंडिया में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए, तो वो इस SLR को बढ़ाएगा या कम करेगा। चैट बॉक्स पर आई एम वेटिंग, बताएं क्या करेगा? मुद्रा की पूर्ति बढ़ाएगा या कम? सॉरी, दिस SLR 20 से 25 करेगा या 20 से 10 करेगा? वेट कर रही हूं मैं। बीस से 25 कर दिया तो यहां कितने बचेंगे? 5 तो ये जमा करेगी CRR की सेंट्रल बैंक के पास, इसको कर दिया 25, बढ़ा दिया तो यहाँ कितने बचे? 25 और 5 30 इधर चले गए। यहाँ कितने बचे? 70 रुपीज। तो लोन कितना जाएगा? 70। और अगर चाहता है सेंट्रल बैंक कि पब्लिक को लोन कम मिले, मुद्रा की पूर्ति कम हो, कम से कम लोगों के हाथ में जाए, तो क्या करेगा? ये SLR का रेट बढ़ा देगा। जैसे SLR का रेट बढ़ेगा, व्यवसायिक बैंकों के पास ऋण देने का रिजर्व क्या हो जाएगा? कम। ये 75 से 70 हो जाएगा, है ना? और जैसे कम हो जाएगा, वेरी गुड ज्योति, जैसे कम हो जाएगा मार्केट में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, है ना? और अगर उल्टा मान लीजिए चाहता है सेंट्रल बैंक लोगों के हाथ में पैसा जाने दो, वो फैक्ट्रियां लगाए लोन ले लेकर, एग्जैक्टली डिक्रीज, वेरी गुड। तो आप देखें तो यहां पर क्रेडिट इंक्रीज करने के लिए SLR को सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर देगा। शाबाश, SLR डिक्रीज होगा, लोन लोगों कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, ज्यादा लोन देगा पब्लिक को, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अब आपको पता चला मैंने स्क्रीन पूरी रब क्यों नहीं की थी, क्योंकि जो CRR का असर है
बिल्कुल वही एसएलआर का असर है, बस दोनों के मीनिंग अलग अलग है, लेकिन असर सेम पड़ेगा, एक ही याद करना पड़ेगा आपको। ये जो मैं आपको बताती हूँ, मैं इसे चेन इफेक्ट मेथड कहती हूँ, याद करने का अच्छा तरीका है। आप इस तरीके से शॉर्टकट में कॉन्सेप्ट को लर्न कर लें, ये देखिए एरो वगैरह लगा के शॉर्टकट करके, और जब आपको लर्न हो जाएगा तो आप आराम से पॉइंट बनाकर अपने एग्जाम में लिख सकते हो उस चीज को। 8th स्टेज है आपकी, नहीं 9th नहीं थी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और क्या कहता है खुले बाजार की क्रियाएं? ये कहता है कि मैंने बोला था अभी आपको जो बैंकर और बैंक गवर्नमेंट बताया था, तब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था जो सरकार है वो अपनी प्रतिभूतियां यानी शेयर सेंट्रल बैंक को देती है कि भैया ये ठीक है, जिनकी क्लास में वो जा सकते हैं, कि वो सेंट्रल बैंक को देती है कि भाई आप ये प्रतिभूतियां बेच दीजिए पब्लिक को। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, देखना जरा किस तरह से प्रोसेस चलता है वो बता रही हूं मैं। सरकार यानी कि गवर्नमेंट अपनी प्रतिभूतियों को हम कहते हैं सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो देती है सेंट्रल बैंक को कि भाई इसे बिकवाओ और पैसा चाहिए मुझे। सेंट्रल बैंक क्या करता है, ये प्रतिभूतियां देता है व्यावसायिक बैंक को, बेचता है। सेंट्रल बैंक सेल करता है व्यावसायिक बैंक को, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, ये प्रोसेस चलता है, व्यावसायिक बैंक को बेचता है, उसके बाद वापस खरीदता है, किसके लिए? सरकार के लिए। तो अगर सोचिए, अगर क्रेडिट को रिड्यूस करना है, आई शुड से मनी की सप्लाई कम करनी है, रिड्यूस करनी है, यानी सेंट्रल बैंक चाहता है लोगों के हाथ में पैसा कम जाए, मुद्रा की पूर्ति कम करनी है। तो देखिए बड़ा चालाक है सेंट्रल बैंक। क्या करेगा? सेंट्रल बैंक ये प्रतिभूतियां बेचेगा, सेल करेगा इस समय, सेल किसे? प्रतिभूतियों को, शेयर्स को। किसके शेयर्स? सरकार की। सेल करेगा किसे? कमर्शियल बैंक को। और जब कमर्शियल बैंक को बेचेगा तो सोच के देखो, कमर्शियल बैंक का पैसा, सर्टिफिकेट आ गए इधर और पैसा चला गया इधर, जमा, डिपॉजिट। मान लीजिए सरकार की प्रतिभूतियां सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को 500 रुपए में बेची, तो 500 रुपया कहां चला गया? कमर्शियल बैंक का, सेंट्रल बैंक के हाथ में। सेंट्रल बैंक लेकर बैठ जाएगा उस 500। ठीक, अब कमर्शियल बैंक के पास 500 है कम, तो अगर कमर्शियल बैंक के पास पैसा हो गया कम, तो सोचो क्या होगा? लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। किसके पास? व्यवसायिक बैंक के पास। तो लोन कम दिया जाएगा। अगर कम पैसा बचा तो आगे लोन कम, तो एरो देखो, मुद्रा की पूर्ति भी कम। यही चाहता था कौन? सेंट्रल बैंक, कि मुद्रा की पूर्ति कम कर दी जाए। जैसे ही मुद्रा की पूर्ति कम करनी है, सेंट्रल बैंक प्रतिभूतियां कमर्शियल बैंक को बेच देगा, जबरदस्ती खरीदनी पड़ेगी जी आपको। कमर्शियल बैंक बेचारा खरीद लेता है, खरीदता है तो इसका पैसा कहाँ चला जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। इसके हाथ में पैसा कम बचेगा, पब्लिक को लोन कम देगा, मार्केट में क्रय शक्ति कम, मुद्रा की पूर्ति कम। यही तो चाह रहा था सेंट्रल बैंक, मुद्रा की पूर्ति कम करना। पर अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़े मार्केट में, तो क्या करेगा? कम करने की बजाय क्या चाहता है? बढ़े। तो देखिए, जो प्रतिभूतियां बेची इन्होंने खरीद लेगा। सेंट्रल बैंक प्रतिभूतियां
यानी कि सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेगा, परचेज कर लेगा। एरो देख रहे हो, किससे? कमर्शियल बैंक से, व्यवसायिक बैंक से। और जैसे ही खरीदेगा वैसे ही नगद जमा इधर चली जाएगी व्यवसायिक बैंक के पास। व्यवसायिक बैंक के पास अपना पैसा वापस आ जाएगा। जब पैसा वापस आ जाएगा तो क्या होगा? ऋण देने के लिए रिजर्व बढ़ जाएंगे। रिजर्व बढ़ जाएंगे तो मोर लोन टू पब्लिक, ज्यादा लोन मिल जाएगा पब्लिक को, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति क्या करना चाहता है? बढ़ाना, तो इससे बढ़ जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंक्रीज। मैं दोनों लैंग्वेज लिख देती हूं ताकि जब आप किताब में से पढ़े तो आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर, तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये हमने देखा ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे काम करता है। ये सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने का प्रोसेस है। किसके बीच में? सेंट्रल बैंक और व्यावसायिक बैंक के बीच में, जिसकी हेल्प से व्यावसायिक बैंक आगे पब्लिक को लोन ज्यादा या कम दे सकता है। ये मैंने आपको करवाए 6 तरीके, मात्रात्मक उपाय यानी क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय सेंट्रल बैंक। ऐसे ही एक और तरीका मैं करवाने वाली हूं, लेकिन वो गुणात्मक उपाय है, क्वालिटेटिव मेजर है टू कंट्रोल क्रेडिट। क्या है देखते हैं। गुणात्मक उपाय का एक पार्ट, एक ही बताना है, क्वालिटेटिव मेजर, और उसका नाम है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट हिंदी में कहते हैं सीमांत अनिवार्यताएं। क्या है पहले समझे। सीमांत अनिवार्यताएं यूजुअली ज्यादातर ऐसा होता है कि लोन अगर एक पर्सन कमर्शियल बैंक, व्यवसायिक बैंक से लेता है तो उसे कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, और वो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है। एफडी का पेपर हो सकता है, आपका गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है, आपकी किसी और बचत के पेपर हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं, आपके दुकान का जो सामान है उसका कुछ पेपर हो सकते हैं, गुड्स जो आपने दुकान में भरी है, बिजनेस की, आपके बिजनेस में मशीन वगैरह है उसके पेपर हो सकते हैं। यानी कमर्शियल बैंक जब लोन देता है पब्लिक को तो कुछ गिरवी रखवाता है, कुछ सिक्योरिटी रखवाता है। वो जो गिरवी रखवाता है वो हमेशा लोन के अमाउंट से ज्यादा होता है। जितना लोन है ना उससे ज्यादा गिरवी रखवाता है। अब बच्चे पूछेंगे क्यों? तो कुछ ऐसा है कि अगर पब्लिक लोन लेना चाहती है 1 लाख रुपए का, तो कमर्शियल बैंक कहता है सिक्योरिटी मुझे चाहिए 2 लाख की। क्यों भाई ज्यादा की? क्यों? क्योंकि बीच में अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन 10 साल के लिए लोन दिया है, अगर ऐसा हुआ 10 साल के लिए लोन दिया है और उस 10 साल में पब्लिक ने इंटरेस्ट नहीं दिया, ब्याज नहीं दिया, तो कम से कम इतना तो कमर्शियल बैंक के पास गिरवी है कि वो उस सामान को बेचकर अपना ब्याज भी ले लेगा और अपना लोन भी ले लेगा, दोनों चीजें ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिश करता है कमर्शियल बैंक कि पब्लिक से थोड़ा सा ज्यादा गिरवी रखवाए, ताकि अगर पब्लिक ने बीच में ब्याज नहीं दिया तो उस गिरवी को, उस सिक्योरिटी को इंग्लिश में कोलैटरल भी कहते हैं, बेचकर अपना पूरा भुगतान प्राप्त किया जा सके। ये एक प्रोसेस है। अब ये सीमांत अनिवार्यता क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए ये है व्यावसायिक बैंक,
दिया है किसको? पब्लिक को, जनता को। मान लीजिए 1 लाख का लोन दिया, ठीक, और पब्लिक कहती है कि मैं इस लोन का यूज करूंगी इस घर बनाने के लिए, अपना हाउस लोन ले लिया। तो व्यावसायिक बैंक कहता है अच्छा जी गिरवी रखवाओ कुछ, गिरवी, सिक्योरिटी, मॉर्टगेज कहते हैं इंग्लिश में, मॉर्टगेज या कोलेटरल भी कहते हैं। मॉर्टगेज या गिरवी रखवाओ 1.5 लाख का कुछ सामान। 1 लाख अगर लोन चाहिए, सामान कितने का? 1.5 लाख का, पेपर्स कितने के? 1.5 लाख के। तो ये देखो बीच में डिफरेंस कितने का दिख रहा है तुम्हें? 50,000 का। 50,000 का ज्यादा गिरवी रखवाने के लिए गवर्नमेंट ने, सॉरी व्यावसायिक बैंक ने बोला। ये क्या है? इसे कहते हैं सीमांत अनिवार्यता। जितना डिफरेंस है लोन देने और सिक्योरिटी एक्सेप्ट करने में, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यानी MR मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू सिक्योरिटी टेकन माइनस लोन गिवन। यानी जितना गिरवी लिया माइनस जितना लोन दिया, उसका डिफरेंस होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब कमर्शियल बैंक मार्जिनल रिक्वायरमेंट हर लोन पर्पस के लिए अलग अलग डिसाइड करता है। इसका नाम गुणात्मक उपाय क्यों है? क्योंकि ये क्वांटिटी के हिसाब से, यानी मुद्रा की पूर्ति को कम या घटाने या बढ़ाने के लिए एक्चुअल यूज नहीं करते हैं। इसे यूज करते हैं कि लोग किस पर्पस के लोन ले रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। मान लीजिए मार्केट में चल रही खूब महंगाई और लोग लोन लेना चाहते हैं टीवी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, यानी वो डिमांड और बढ़ा रहे। डिमांड बढ़ेगी चीजों की तो कीमतें और बढ़ जाएगी, यानी महंगाई पे बुरा असर पड़ेगा और बढ़ जाएगी महंगाई। अब व्यावसायिक बैंक कहते हैं ना, इन सब चीजों के लिए अगर लोग लोन मांगेंगे, मना नहीं करूंगा, लेकिन गिरवी ज्यादा रखवाऊंगा। यानी कि ये जो सिक्योरिटी है या ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, ये बढ़ा दूंगा। सोच के देखिए, अगर व्यावसायिक बैंक चाहता है कि जिन चीजों से मार्केट में वस्तु और सेवाओं की मांग ज्यादा बढ़ रही है, उनकी डिमांड कम करनी है, तो उनके लिए ये सीमांत अनिवार्यता बढ़ा देगा। और जैसे ही सीमांत अनिवार्यता बढ़ाएगा, मान लीजिए आपने कार खरीद ली है और आपको लोन चाहिए 1 लाख का, सामने वाला बैंक कहता है गिरवी रखवाओगे 2 लाख का सामान। आप कहोगे हमारा दिमाग खराब है, 1 लाख का हमने लेना है लोन, सामान रखवाएं 2 लाख का, यानी सीमांत अनिवार्यता डिफरेंस हो गई 1 लाख की। तो आप क्या कहोगे? नहीं लेना लोन, रहने दो, कार आगे देखेंगे। देखो कार नहीं खरीदोगे, अब आप कार की डिमांड होगी कम, ये तो चाहते थे। तो जिन चीजों की डिमांड कम करनी है, जिन चीजों पे खर्चा कम करना है, उनके लिए अगर लोन की एप्लीकेशन आती है व्यावसायिक बैंक के पास, तो व्यावसायिक बैंक उन चीजों के ऊपर सीमांत अनिवार्यता बढ़ा देता है ताकि लोग डिस्करेज हो, डीमोटिवेट हो, ना ले उन चीजों को खरीदने के लिए लोन। लेकिन जिस पर्पज से मार्केट में उत्पादन बढ़ता है, जैसे एक पर्सन आया व्यावसायिक बैंक के पास कि भैया लोन चाहिए 1 लाख का, मशीनें खरीदनी है, फैक्ट्री में लगानी है, इससे उत्पादन करेंगे। व्यावसायिक बैंक कहेगा हाँ जी बिल्कुल करो उत्पादन, मार्केट के अंदर जितना उत्पादन होगा उतना ज्यादा महंगाई कम होगी, क्योंकि पूर्ति बढ़ जाएगी ना, सप्लाई इंक्रीज होगी, तो प्रोडक्शन कीजिए, आई विल गिव यू लोन। और मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम, 1 लाख का लोन चाहिए आपको, बस सिक्योरिटी 1,10,000 की दे दो, यानी कि सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा, सिर्फ 10,000। तो सोचिए जो लोन लेने आपके पास आया खुश हो जाएगा, कहेगा अच्छा कम सिक्योरिटी देनी है जी, मैं ज्यादा लोन लूंगा, और प्रोडक्शन में पैसा लगा देगा। तो इस तरीके से किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, इस पर डिपेंड करती है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत अनिवार्यता। तो उस पर्पस को कंट्रोल कर रहा है कौन? व्यावसायिक बैंक। ये भी एक तरीका है मुद्रा या साख के नियंत्रण का। तो मैंने आज आपको बताया कि केंद्रीय बैंक क्या काम करता है। आपने देखा कितनी इनडायरेक्टली केंद्रीय बैंक
मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में साख को कंट्रोल करता है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा और घटा सकता है, हमारे जीवन पर इसका एकदम डायरेक्ट असर पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किए केंद्रीय बैंक के कार्य। मैंने किया पहले बैंकर ऑफ गवर्नमेंट और फिर बताया आपको मैंने कि किस तरीके से केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है। इसे आप मौद्रिक नीति भी कहते हैं। तो यहाँ हमने कंप्लीट किए दो टॉपिक्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेंट्रल बैंक का मीनिंग, कमर्शियल बैंक का मीनिंग बताया और ये भी बताया कि सेंट्रल बैंक कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमने वहाँ पढ़े थे 3 फंक्शंस और आज के लेक्चर में हमने सबसे मेजर 2 फंक्शंस पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा मैं उसमें बताऊंगी कैसे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक, व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है। तब तक टेक केयर।